हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फाइनली कट ऑफ डेट आ गई है आरएएस प्री एग्जाम के लिए। 1 अक्टूबर 2023 को आपकी फ्री एग्जाम होगी। बहुत कम समय बचा है, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसी प्रैक्टिस को धार देने के लिए मुलान एकेडमी आपके लिए आरएएस सफलता सीरीज 2023 लेके आई है। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन मुलान एकेडमी डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन में एंटर होने के बाद आरएएस सफलता सीरीज नाम से हमारी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, उसमें एनरोलमेंट करना है। वहां पे आपको 10 अच्छी क्वालिटी के टेस्ट मिल जाएंगे जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए देर ना करें, अभी प्ले स्टोर पर जाए, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और आरएएस सफलता सीरीज में एनरोल करें। चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 2 का आगे का पार्ट। निम्नलिखित भारत सरकार के रोजगार सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रमों में से कौन सा एक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन नहीं है और गरीबी निवारण नहीं है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। क्योंकि जो को देखो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, तो इसका उद्देश्य ही रोजगार प्रदान करना है जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर है उनको। तो ये एक योजना ना होके एक अधिनियम के माध्यम से हमें एक गारंटी प्रदान की गई है और इस अधिनियम का नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अच्छा, कब अस्तित्व में आया? ये योजना कब लागू की गई? 2 फरवरी 2006 को। और कहां से शुरुआत की गई इसकी? आंध्र प्रदेश से। अगर वहीं बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, जिसे हम कहते हैं NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, कौन से मंत्रालय का ये प्रोग्राम है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसका ये प्रोग्राम है। और इसके साथ किससे कनेक्ट किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इस योजना को भारत सरकार ने हरी झंडी दी थी 2013 में। 1 अप्रैल 2013 से इसे लागू किया गया और आरबीआई ने इस संदर्भ में जो सर्कुलर जारी किया था वो 27 जून 2013 को जारी किया गया था। सर्कुलर नंबर वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2012-13 559 नंबर का जो सर्कुलर था जो 27 जून 2013 को आरबीआई ने जारी किया था, वो NRLM के संबंध में जो गाइडलाइन थी उसके बारे में विस्तार से बताया गया था। अब हमारे इस प्रश्न में एक और जो पॉइंट आया है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे हम SGSY कहते हैं। अब ये SGSY है ना, इसी SGSY को पुनर्गठित करके NRLM की स्थापना की गई थी 2013 में। ठीक है, तो SGSY का सुधरावा रूप क्या है? NRLM है। और वही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे हम SGSY कह रहे हैं, ये कब शुरू किया गया? ये 1999 में शुरू किया गया। यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये भी 4-5 योजनाओं को मिला के शुरू किया गया था 1999 में। अब इस SGSY को बाद में परिवर्तित किस में कर दिया गया? NRLM में। ठीक है, और इसी प्रकार एक और जो योजना है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसी के तर्ज पे एक और योजना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ये भी एक केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। और ये कब लागू की गई? ये प्रभाव में आई 1 दिसंबर 1997 को ये प्रभाव में आई। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? उसके बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, जिसे 27 जून 2013 को आरबीआई ने विस्तृत सर्कुलर जारी किया, भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2013 से शुरू कर दिया। वहीं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये पहले बाद में NRLM में परिवर्तित हो गई, और ये योजना जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये अप्रैल 1999 में सबसे पहले शुरू की गई थी। वहीं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और 1 दिसंबर 1997 को ये प्रभाव में आई। काफ़ी डेट होगी, काफ़ी होचपोच होगी, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को देखना है। कई बार प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, 1-2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो गलती से जिसका आंसर सी होना चाहिए उसका आंसर डी लिख रखा है, लेकिन आपको जो व्याख्या है उसके आधार पे आपको डिसाइड करना है कि सही उत्तर इसका क्या है। तो
क्लरिकल मिस्टेक अगर होती है एक दो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी जब हम इसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो गलती हुई है उसको एलिमिनेट करने का प्रयास कर सके। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन है, जो कॉमर्शियल पेपर है यानी जो वाणिज्यिक पत्र हिंदी में कहते हैं, अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र, यानी इनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये कथन हो गया पहला। दूसरा कथन है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं जिसे हम जमा प्रमाण पत्र कहते हैं, रिजर्व बैंक के द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रमाण पत्र है, यानी आरबीआई जारी करती है किसी कॉरपोरेशन को और लॉन्ग टर्म का ये प्रपत्र है। ठीक है। तीसरा कथन है, जो कॉल मनी होती है जिसे हम हिंदी में शीघ्रावधि द्रव्य कहते हैं। देखो कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में उतने उपयोग में नहीं आते, तो एक थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग सकते, तो इनका जो इंग्लिश वर्जन है उसको आपको ध्यान में देखना है, ध्यान में रखना है। कॉल मनी क्या है? इंटरबैंक लेन देन के लिए एक अल्प अवधि का वित्त है, यानी जो बैंक होते हैं आपस में लेन देन करते हैं। अगर किसी बैंक को फंड की आवश्यकता है तो किसी दूसरे बैंक से कॉल मनी के बेस पे लेन देन कर सकता है। ठीक है। और चौथा कथन है, जीरो कूपन बॉन्ड, जिसे हम शून्य कूपन बॉन्ड कहते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा कॉरपोरेशन को निर्गत किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं और ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है, ये कथन है। तो इनमें से हमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहला कथन सत्य है, यानी जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो अल्पकालिक अवधि होती है। कॉमर्शियल पेपर का टर्म है ना, वो अल्पकालिक होता है, कम समय के लिए होते हैं और प्रतिभूति नहीं होती इनके पीछे। ये कथन बिल्कुल सत्य है। और जो तीसरा कथन है, जो कॉल मनी है, वो इंटरबैंक लेन देन के लिए काम आता है, वो अल्पकालिक प्रपत्र है। ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन सत्य हैं। लेकिन इसमें गलत कथन कौन सा है? जो सीडी होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं ना, वो फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल रोल होते हैं। सीडी में क्या होता है, पहले से पता रहेगा कि हमें इतना इसमें प्रॉफिट मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, और ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। रेगुलेटेड किसके द्वारा होते हैं? आरबीआई के द्वारा। और डीमैटेलाइज फॉर्म में होते हैं। डीमैटेलाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अब सर्टिफिकेट तो कट फट सकता है, अब इसकी जगह आपके जो कुछ भी आपने अगर बॉन्ड खरीदे हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट सीडी खरीदे हैं, तो इन सीडी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा, आपके खाते में वो शो करेगा, आप ऑनलाइन उसे कहीं कभी भी देख सकते हो, ऑनलाइन उसे दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार के जो जैसे उदाहरण के लिए जैसे आपके पास नोट होता है और आपके पास जो वॉलेट में बैलेंस होता है, जो नोट होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है और जो वॉलेट में आपके पास बैलेंस होता है वो क्या होता है? डीमैटेलाइज फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार डीमैटेलाइजेशन का मतलब होता है। और इट कुड बी इश्यूड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आरबीआई इश्यू नहीं करती, ये कोई भी भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है जारी, और कोई भी कॉमर्शियल बैंक जारी कर सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया? जैसे कॉमर्शियल बैंक का मतलब जो बैंकिंग का कार्य करते हैं, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जो कार्य है बैंक होते हैं वो कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। और उसके अलावा जैसे आईडीएफसी हो गया या जो इंस्टीट्यूशन जो नियर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में काम करते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। हालांकि बैंक है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई संस्था है वो रियल एस्टेट में डील कर रही है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन वो कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल बैंक को ये आवश्यक नहीं है। अब एक प्रश्न आया था हमारे सामने, जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में कहा गया था कि ये इंटरेस्ट सहित सिक्योरिटी है। तो भाई जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है उसमें। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, जब इश्यू किया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितने में इसे लेने के लिए तैयार हूं, तो इसको डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाता है। आप जैसे मान लीजिए बॉन्ड 100 रुपए का है, यानी इसकी मेच्योरिटी वैल्यू पहले से डिसाइड है, आप कितने में खरीदोगे ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 97 रुपए में इसको खरीदा,
ठीक है, आपको पैसे 100 रुपए ही मिलेंगे अंततः, लेकिन आपको चुकाने कितने पड़े? 97। 98 में खरीदा तो आपको प्रॉफिट कितने हुआ? 2 रुपए का। 97 में खरीदा तो 3 रुपए का हुआ। तो इस प्रकार ये जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है उसकी जो फेस वैल्यू है उतना मेच्योरिटी अमाउंट होता है, और उसको कितने डिस्काउंट पे खरीदते हो वो डिफरेंस होता है, वो आपकी इनकम होती है, उसका जो स्टेक लेने का आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर इसको देखते हैं क्या लिख रखा है, जीरो कूपन बॉन्ड ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंटेड बॉन्ड और इज purchased at a discounted price and does not pay any coupon or periodic interest to the fund holder। फंड होल्डर होता है उसको कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सिर्फ वो डिस्काउंटेड जो अमाउंट है वही उसका बेनिफिट होता है। मनी इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड डज नॉट गारंटी ए रेगुलर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द टेन्योर। जैसे मान लीजिए आपने डिस्काउंटेड बॉन्ड खरीदा, 97 में खरीदा और आपने 2 साल के लिए से होल्ड कर लिया। अब 2 साल बाद में आपको 100 रुपये मिलेंगे। आपने अगर 1 साल तक मेच्योरिटी पीरियड है, 1 साल के लिए होल्ड किया, तब भी आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो अगर समय ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इंटरेस्ट दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको इसकी फेस वैल्यू मिलने वाली है। द एनुअल रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आर इंक्लूडेड इन द फेस वैल्यू एंड पे टू द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे जो फेस वैल्यू लिखी होती है वही मिलेगी, जिसको मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। कितना समझ में आया ये आप पे डिपेंड करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सावधिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य है? सावधिक आरक्षित आवश्यकता मतलब स्टेचुरी लिक्विडिटी। सावधिक का मतलब होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR कह सकते हैं इसे हम। तो देखो बैंकों में 2 प्रकार के लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये RBI के द्वारा निर्धारित किए गए रेशियो है। अब CRR में क्या होता है, जैसे बैंक के पास में टोटल डिपॉजिट 100 रुपए का है तो एक निश्चित पैसा परसेंटेज बोलेगा, लगभग 4% के आसपास होता है, ये RBI के पास आपको जमा कर रखना पड़ेगा। यानी बैंक के पास पब्लिक को देने के लिए 96 रुपीज़ ही है, 4 रुपये तो RBI के पास रखने ही रखने पड़ेंगे। तो इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नहीं इतना कैश RBI के पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा। एक होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, RBI बैंकों को कहता है कि आप के पास जितना डिपॉजिट है उसका निश्चित पोर्शन या तो आप गोल्ड में रखो, या फिर RBI कुछ सिक्योरिटीज बताती है उन सिक्योरिटीज में रखो, या गोल्ड बॉन्ड में रखो। तो इनमें ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट का कुछ % पोर्शन बैंकों को। तो इससे क्या होगा, इससे ये सिक्योरिटी जो होती है वो आसानी से लिक्विडिफाइड करी जा सकती है, यानी इनको आसानी से मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उद्देश्य क्या होता है ऐसा करने का, तो कई बार क्या होता है कि पब्लिक का अगर मान लीजिए फेथ बैंक में कम हो गया, उस परिस्थिति में उसको कैश की जरूरत, पब्लिक अचानक कैश की डिमांड करेगी। अगर कैश की अचानक डिमांड करेगी पब्लिक, तो बैंक के पास पैसा तो होगा नहीं, क्योंकि बैंक तो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर चुका होगा। अब उतनी आसानी से वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों बचने के लिए RBI ने CRR का प्रावधान किया, और उसके बाद में अगर CRR से काम नहीं चल रहा तो फिर SLR का प्रावधान किया, ताकि वो जल्दी से जल्दी लिक्विफाइड या तरल उनको किया जा सके। तो ये SLR होता है। तो सावधिक आरक्षित अनुपात, इसका जो SLR है उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 2 सत्य। पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्गत की जा सकने वाली अग्रिम राशि पर नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। जो रिजर्व बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होने RBI, ये कितना पैसा जनता में सर्कुलेट कर सकते हैं बैंक, उसको कंट्रोल करने का एक टूल है। कैसे है टूल, देखो जैसे मान लीजिए 4% तो CRR हो गया और 18% SLR हो गया। अब 22% पैसा तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अपने डिपॉजिट का मतलब निर्धारित सेक्टर में डालना पड़ेगा। बाकी बैंकों के पास 78% पैसा बचा, जो बैंक पब्लिक को उधार दे सकते हैं। अब RBI चाहती है कि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो रहा है और ये कम करो, यानी पब्लिक के पास 75% पैसा ही करो। तो अब
आरबीआई क्या करेगी, इस एसएलआर को बढ़ा के 21% कर देगी। अब पब्लिक को कितना दे सकते हैं बैंक, 75% पैसा है तो दे सकते हैं ना। तो सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर पहला कथन सत्य हो गया। ठीक है, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित और तरल रखना, ये मैंने आपको समझाया, कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है व्यावसायिक बैंक को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। अरे ये उद्देश्य नहीं है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना उद्देश्य आरबीआई का। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य हो जाता है, सरासर ही असत्य है। और बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष वोल्ट केस रखने के लिए बाध्य करना, ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य अपने जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का प्रमुख पर्पज है, और इन्वेस्टर्स की जो अमाउंट है उनको सुरक्षित रखने का उद्देश्य है। तो इस प्रकार हमारा कथन 1 और 2 ही सत्य होगा, बाकी कथन 3 और 4 असत्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को मेल कीजिए। यानी हमने कई योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं जारी की। अब उस पंचवर्षीय योजना को इशू करने का हमारा जो सेंट्रल आइडिया था वो क्या था, वो हमें बताना है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामुदायिक विकास। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामुदायिक विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का तीव्र औद्योगिकरण, दूसरी पंचवर्षीय योजना का हमने उद्देश्य क्या रखा, तीव्र औद्योगिकरण रखा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा आधारभूत उद्योगों का विकास। क्या रखा, आधारभूत उद्योगों का विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था हमारा स्वावलंबन की प्राप्ति एक स्थिरता के साथ संवर्धि, यानी स्वावलंबन को प्राप्त करना है लेकिन एक स्थिरता के साथ हमें अपनी वृद्धि दर को बनाए रखना है। और पंचम योजना का उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पंचम पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो पहले का सामुदायिक विकास, दूसरे का तीव्र औद्योगिकरण, तीसरे का आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चौथे का स्वावलंबन की प्राप्ति एक स्थिरता के साथ समृद्धि, और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, उसमें चलाया गया। ठीक है, तो पांचवी में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसे सीधा सीधा रिलेट करो। बाकी तीव्र औद्योगिकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतरिम सरकार कब बनी थी, 1946 में। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, बिल्कुल थे। निम्न में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, कौन सा था जो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था, जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खान, गंजाफर अली खान या रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर है, अगर प्रश्न में अगर हम देखते हैं कि कौन सा मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था और हमारे सामने जोगेंद्र नाथ मंडल, तो हम जल्दबाजी में यही लगाते हैं और ये अलग लग रहा है, लेकिन ये सरासर ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे। रफ़ी अहमद किदवई इसमें शामिल नहीं थे। अच्छा, अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, ठीक है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, लियाकत अली खान भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे, गंजाफर अली खान भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई ये कांग्रेस से संबंधित थे, ना कि मुस्लिम लीग से। अब किस को क्या कौन सा विभाग मिला ये देखते, तो देखो जो जवाहरलाल नेहरू है अंतरिम मंत्रिमंडल में, उनको राष्ट्रमंडल संबंधी मामले और विदेशी मामले, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले थे वो किसे मिले, पंडित नेहरू को। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया, यानी कानून मंत्री बनाया गया। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया, ठीक है। गंजाफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। और आसफ अली को कौन सा दिया गया, रेलवे और कृषि मंत्रालय, ठीक है। आसफ अली को कौन सा मंत्रालय, रेलवे कृषि, गंजाफर अली को स्वास्थ्य, लियाकत को वित्त, लियाकत वित्त 23 में भी आ रहा, 23 में भी आ रहा, इस प्रकार से याद करने का प्रयास करना है। जोगेंद्र नाथ मंडल, तो इनको विधि मंत्रालय दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले के संबंध में जो मंत्रालय है वो प्रदान किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, ठीक है, कर देते हैं साहब मिलान। विधि का शासन, विधि का शासन हमने कहां से लिया है, तो विधि का शासन हमने लिया है कहां से, तो विधि का शासन हमने लिया है ऑप्शन डी यानी 2, इंग्लैंड से। विधि का शासन किसने कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये हमने जापान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये हमने कनाडा से लिया है। और उभय समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
तो समवर्ती सूची तो आपको रटा हुआ है, तो इस प्रकार इससे आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो। ऑप्शन डी के साथ एक आएगा, बाकी ऑप्शन डी के साथ एक ऑप्शन डी में है, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वह जापान से, राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधानसभा के जो विधेयक उनको सुरक्षित रख सकता है, ये हमने कनाडा से लिया है, और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कनाडा से और क्या लिया है, राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, यानी उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये भी हमने कनाडा से ही ग्रहण किया है, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चयन किस प्रकार किया जाएगा, ये हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। और सोवियत संघ से क्या क्या लिया है, तो मूल कर्तव्य तो हमने लिया ही लिया है, उसके अलावा राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी हमने सोवियत संघ से ही लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। असत्य कथन को निकालना है। क्या असत्य कथन? मूल अधिकार आयरलैंड के संविधान से उद्धत है क्या उद्धत मूल अधिकार आयरलैंड के संविधान से? नहीं, बिल्कुल गलत कथन है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार है वो यूएसए से उद्धत है। कहां से उद्धत है? यूएसए से। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा कथन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 38 तक इसका उल्लेख है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है, ना कि 12 से 38। तो इस प्रकार ये कथन भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे। बिल्कुल सही है, 7 दिए गए थे। आगे देख लेते हैं। 44 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ जो 1978 में हुआ, उसके माध्यम से जो संपत्ति का मूल अधिकार है 19(1)(6) और आर्टिकल 31 में जो उल्लेखित था उसे हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर क्या किया गया? इस अधिकार को आर्टिकल 300 के अंदर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कथन भी सत्य है क्या? ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार क्या कह रहा है? हमें क्या पूछा था? असत्य कथन। कौन कौन से असत्य कथन है? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि मूल अधिकार हमने यूएसए से ग्रहण किए और संविधान का भाग 3 है वो 12 से 35 है, मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कई विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब उनके विचार हमारे सामने दे रखे हैं। हमें यह बताना है कि कौन सा कथन किसका नहीं है। अब एक कथन वाला प्रश्न आरएस के एग्जाम में हर बार आ रहा है ना, तो इस प्रकार इस बार भी आ सकता है। और जो हमारे प्रसिद्ध राजनेता है, जैसे पिछली बार राजेंद्र प्रसाद का कथन आया था, अंबेडकर साहब का कथन आ सकता है, गांधी जी का कथन आ सकता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? तो कथन गलत कौन सा है? सबसे पहले तो ऑप्शन 3 यानी केटी साहब का कथन दे रखा है ना, वो गलत दे रखा है। अब पहला कथन है अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है, यानी नीति निर्देशक तत्व है उनका मूल्य क्या है? बहुत ही बड़ा है। ये कौन कह रहे हैं? ये अंबेडकर साहब कह रहे हैं। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के जो लक्ष्य है, आर्थिक लोकतंत्र है, उसको निर्धारित करने का काम करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये कथन कहा गया है अंबेडकर साहब के द्वारा। अच्छा, ग्रेनविल ऑस्टिन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहते हैं? निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। ये ऑस्टिन साहब कह रहे हैं कि जो निर्देशक तत्व में दे रखे हैं ना, वो सामाजिक क्रांति अगर लानी है तो उसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर निर्देशक तत्वों को अगर ध्यान से कार्य करेंगे तो। और बीएन राव कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व कैसे है? कि जो अथॉरिटी होगी वो किस प्रकार से काम करने चाहिए, वो कहां से शिक्षा ले सकते हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों से ले सकते हैं। ये किसने कहा? ये बीएन राव ने कहा। और केटी शाह के लिए जो कथन दिया है, उन्होंने कहा है कि जो निर्देशक तत्व है ना, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यानी चेक में डेट नहीं लिख रखी है। बैंक चाहेगा तब इनको इस चेक को आपको पेमेंट करेगा, तब तक आप इसे भुना नहीं सकते। तो इस प्रकार ये आलोचना होगी। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह बात बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि कहा गया है कि राज्य है ना जब सक्षम होगा तब इन निर्देशक तत्व जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको क्या बनाएगा? इनको मूल अधिकार में परिवर्तित करेगा या इम्प्लीमेंटेशन करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उद्देशिका का आधार क्या है? यानी उद्देश्य क्या है? हमारी जो प्रस्तावना है इसका बेस क्या है?
तो सर्वविदित है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, और उसी का आधार क्या है? उद्देशिका का आधार है वही। ठीक है, अब देखो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी साहब है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव साहब है, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? तो देखो ऑप्शन सी यानी मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आर्टिकल 51 के भाग 4 के, 51 के भाग कौन सा हो गया? भाग 4 के। और क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। ठीक है, अच्छा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया 11वें नंबर का। कब? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। साल कौन सा था? 2002। ठीक है, वो शिक्षा का अधिकार, मतलब अब माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 वर्ष से अधिक के बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करवाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, सॉरी। तो ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया मूल कर्तव्य में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि की प्रक्रिया पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या दे रखा है? पहला कथन है कि राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में निहित है। 56 में है कि राष्ट्रपति की पदावधि? तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 56 में निहित है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को दे सकता है। प्रधानमंत्री को दे सकता है, प्रधानमंत्री को तो नहीं दे सकता। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान त्यागपत्र उपराष्ट्रपति साहब को दे सकता है कभी भी। और राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता। अरे राष्ट्रपति साहब को हटाने का एक ही तरीका है, और वो कौन सा है? वो है महाभियोग। तो ये कथन तो सरासर गलत हो गया। तो ये कथन गलत, ये कथन गलत। तो कथन सही कौन सा है? तो केवल एक कथन सत्य है, यानी राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 साल होगी। ये कहां दे रखा है? ये आर्टिकल 56 में दे रखा है, 56 में दे रखा है। भारत के प्रधानमंत्रियों के संबंध में असम्मिलित लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 66 तक रहा, बिल्कुल सत्य है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 66 से 77 के मध्य रहा, बिल्कुल सत्य है। राजीव गांधी का कार्यकाल 89 से 90 के मध्य रहा, ये गलत है। और चंद्रशेखर का कार्यकाल 90 से 91 के मध्य रहा, सत्य है। तो राजीव गांधी कार्यकाल कब से कब तक रहा, फिर ये बताओ? तो 1984 से 89, 1984 से 1989 तक। 1984 से 89 तक राजीव गांधी कार्यकाल रहा। वीपी सिंह का कार्यकाल 89 से 90 तक, और नरसिंह राव का 91 से 96 तक। ठीक है, राजीव गांधी, वीपी सिंह, नरसिंह राव। चंद्रशेखर 90 से 91, चंद्रशेखर 90 से 91। तो राजीव गांधी 84 से 89, यानी 84 से 89 राजीव गांधी। ठीक है, फिर वीपी सिंह 89-90, वीपी सिंह। फिर 90-91 चंद्रशेखर, और 91 से 96 पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और उसके बाद हमारे वाजपेयी साहब आए। कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। अरे ऐसा तो नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। सही बात है, क्योंकि 15% मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो 30 मंत्री हो सकते हैं। सही है। कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जिनमें महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। होते नहीं, ये होते हैं। ठीक है, इसको होते समझना। और राजस्थान सरकार ने वर्तमान में कोई उपमंत्री नहीं है, वर्तमान में कोई उपमंत्री नहीं बनाए गए। तो इस प्रकार गलत कथन कौन सा हो गया? सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया, बिल्कुल सत्य है। मंत्री परिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी शक्ति है। यानी वैसे तो अगर देखें तो कार्यकारी किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति के लिए काम कौन करती है? मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। तो इस प्रकार वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास में, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है ना, मंत्रिमंडल का।
और हमारे संविधान का आर्टिकल 74 उसमें मंत्री परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है और 75 में मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया है। तो मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 74 में और मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया। संसद की विधायी शक्ति में विधियां बनाना सम्मिलित है ना। तो संसद की जो विधायी शक्ति है उसमें विधियां बनाना निहित है। समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं प्रगणित किसी विषय पर, यानी संसद किस पे बना सकती है विधायी शक्ति है। तो कोई बात अगर किस में निहित नहीं है, समवर्ती सूची में निहित नहीं है और राज्य सूची में निहित नहीं है, क्या उसमें बना सकती है? क्या बिल्कुल बना सकती है। राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में यदि 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल उसे वांछनीय माने, कोई विषय है और 2 या 2 से अधिक राज्य कहते हैं कि संसद से कहते हैं कि आप ये हमारे लिए कानून बना दो, तो राज्य सूची के विषय भी कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और किसी देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय, यानी कोई दूसरे देश के साथ में संधि कर रहा है, करार कर रहा है, ठीक है, हमारा देश, और वो सब्जेक्ट राज्य सूची के बारे में आता है, अब उस राज्य सूची के विषय के संबंध में भी जो कानून है वो केंद्र बना सकता है क्या? हाँ, इस परिस्थिति में बना सकता है। तो इस प्रकार इन तीनों ही मामलों में जो केंद्र है, अब आप कहोगे कि समवर्ती सूची के संबंध में प्रावधान तो केंद्र बना सकता है, फिर उसके लिए ना क्यों कहा गया? ना इसलिए कहा गया कि इनके अलावा विषय पे क्या कानून बना सकते। कथन क्या देखो, इसको ध्यान से समझो। समवर्ती सूची और राज्य सूची में अगर कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है तो उस पर केंद्र कानून बना सकता है क्या? तो उसके अलावा कौन से बच के? संघ सूची के। तो संघ सूची पे कानून बना सकता है ना, बना सकता है। ये निकला इसका मतलब। आप कहोगे समवर्ती सूची पे तो राज्य मतलब केंद्र भी बना सकता, तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। नहीं, इसको ध्यान से समझो। इस प्रश्न में क्या लिख रखा है, इसमें बचता क्या है? क्या उन पे केंद्र कानून बना सकता है क्या? हाँ, इन पे संघ सूची के संबंध कानून, संघ सूची के विषय बचते हैं और उन पे केंद्र कानून बना सकता है, तो इस प्रकार ये कथन सत्य होता है। ध्यान से देखना इसको। संविधान के अनुच्छेद 235 में, अब देखो लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। ध्यान से पढ़ना है, समझना है प्रश्न क्या कह रहे हैं। जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों के गलत उत्तर कर जाते हैं जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से विदित है, जिनको हमने ठोक बजा के देखा है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज के चक्कर में जल्दबाजी में पेपर में समय कम होता है और गलत लगाते हैं और वो 1-2 नंबर फोड़ा गाल देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर सीट नहीं स्थित होगा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने की विस्तृत शक्तियां हैं। वे कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो राज्य क्षेत्र के भीतर जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायालय है उन पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने का शक्ति है, बिल्कुल है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की शक्ति भी है, बिल्कुल है। न्यायाधीशों को प्रोन्नति या निलंबन का आदेश, न्यायाधीशों को अगर पदोन्नति के संबंध में आदेश देना है, निलंबन का आदेश देना, तो वो शक्ति भी उच्च न्यायालय के पास है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में बिल्कुल है। और न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने और सेवानिवृत्ति की सिफारिश देना, ये भी शक्ति उच्च न्यायालय के पास है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में। तो ये कथन भी सत्य प्रतीत होता है। तो इस प्रकार ये चारों ही कथन सत्य है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां दे रखे हैं? आर्टिकल 235 में शक्तियां दे रखी है। किसको? उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण के संबंध में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्यों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, या हरियाणा राज्य विभाजित हुआ, या भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई, या लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ। तो देखो 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य आम चुनाव हुए पहले। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को ये लोकसभा के पहले चुनाव थे। ये भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत आयोजित किया गया और 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। अधिकांश राज्य विधानसभा में चुनाव एक साथ हुए। यानी पहले चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के मध्य तक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस कार्यवाही से संबंधित है? संवैधानिक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, संसद के उन कानूनों को संवैधानिक घोषित करना जो संविधान के विरुद्ध होते हैं, न्यायपालिका के संगठन की समीक्षा करना, या कानून के शासन को बनाए रखने। तो देखो न्यायिक समीक्षा क्या है? यानी कुछ ऐसे प्रावधान जो संविधान के विरुद्ध होते हैं
उन कानूनों को बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, मूल ढांचे का सिद्धांत है, उसके तहत अगर संवैधानिक रूप से वो मूल ढांचे में संबंधित नहीं है, मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से, तो उस परिस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है वो उन चीज़ों को वॉइड करार कर सकता है, जीरो घोषित कर सकता है। ये न्यायिक समीक्षा में समाहित है। ठीक है, और क्या पता चलेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों के आधार पे बेसिक स्ट्रक्चर को निर्धारित करेगा और उन पैरामीटर्स के आधार पे वो देखेगा कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है या जो कानून पारित किया गया है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे वॉइड और जीरो घोषित कर देगा। तो ये कहलाएगा न्यायिक समीक्षा। तो कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 के अनुसार यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून यदि भारतीय संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय उन कानूनों और निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है जो उच्च प्राधिकारी के अधिकार के साथ असंगत है। ठीक, ये हमने बात कर ली। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कथन दे रखे, कौन सा सही है ये बताना है। वह संसद का एक अधिकारी नहीं है, वह राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी है। यानी संसद के अधिकारी नहीं, राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी है। सही बात है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है, संविधान बोलने कहते हैं ना उसके बारे में, और सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। वह ऐसा नहीं कि सीधा संसद के प्रति जवाबदेह होगा। तो इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। कहां दे रखे सीएजी से संबंधित प्रावधान? तो सीएजी से संबंधित जो प्रावधान है वो दे रखे हैं आर्टिकल 148 से 151 संविधान का, आर्टिकल 148 से 151 इस प्रकार संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल है। ये लोकवित्त का संरक्षक होता है और लेखा परीक्षक होता है वित्त विभाग का मुखिया, लेखा विभाग का मुखिया होता है। सही है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य स्तर दोनों स्तर पर पाया जाता है। यानी केंद्र स्तर पर भी नियंत्रण करता है, राज्य स्तर पर भी करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा सीएजी के बारे में? सीएजी को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राधिकारी सीएजी है। ये किसने कहा था? तो बाबा साहब ने कहा था। किसने कहा? बाबा साहब ने कहा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। नीति आयोग का गठन योजनाएं के स्थान पर 1 जनवरी 2014 को किया गया? नहीं, ये तो नहीं किया गया था। योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ना कि 1 जनवरी 2014 को। तो ये कथन गलत हो जाता है। हमें सही कथन आइडेंटिफाई करना है। योजना आयोग एक गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संकल्प पारित कर किया गया, जबकि नीति आयोग गैर संवैधानिक है परंतु गैर सांविधिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग भी गैर सांविधिक है, कोई कानून नहीं बनाया गया है। गैर संवैधानिक गैर सांविधिक दोनों है। तो इस प्रकार ये कथन भी गलत हो जाएगा। और ये कथन कह रहा है कि वो सांविधिक संस्था नहीं, सांविधिक नहीं है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चौथा कथन तो गलत हो जाएगा। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नई संस्था नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नहीं, पहले था योजना आयोग, बाद में आ गया नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किस पे आधारित है? सहकारी संघवाद पे। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। बॉटम अप यानी गरीब से लेके ऊपर तक जाएगा। इसके 2 हब है, टीम इंडिया हब केंद्र और राज्यों के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ज्ञान और नवोन्मेष सब नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके संयोजन में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष होता है, और संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और जो प्रशासक होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये हमारा जो नीति आयोग है उसका स्ट्रक्चर है। तो आपको इसको एक बार ध्यान से देखना है, प्रश्न को ध्यान से समझना है। कई बार क्या होता है, प्रश्न एग्जाम में प्रश्न समझने का ही होता है, होता कुछ नहीं, वो सारी चीजें आपको विदित है, बस आपको उसको समझना, उसका उत्तर लगाना है। ये अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में जो कूट दे रखे हैं उनमें से हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। सूचना आयोग की बात कर रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की। तो सूचना आयोग अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। सही बात है। 20 सितंबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। 20 सितंबर 2005 को नहीं आया, ये 12 अक्टूबर 2005 को आया था। कब आया? 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये कथन गलत हो गया, ये कथन सत्य है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु इसका सूचना का आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों आया? क्योंकि जो अधिकारी है वो पारदर्शित रूप से और उत्तरदायित्व लेके कार्य करे, तो ये अधिनियम आया था। बिल्कुल सत्य है। ये आयोग
एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बनता है। यानी एक तो अध्यक्ष और 10 से अनधिक सदस्य, मतलब सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? तो अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये कथन भी हमारा सत्य है। तो इस प्रकार कौन कौन से सत्य हो गए? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, मतलब गलत पूछा तो ऑप्शन 2, केवल 2 गलत है। ठीक है, तो क्या निकला? कब अस्तित्व में आया? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया। ठीक है, चलो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और हमारी टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, प्रश्न आपके सामने है, अभी इनरोल करो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो देर नहीं करनी है, इनरोलमेंट करना है। लगभग 400 रुपए के आसपास आपको लगेंगे, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है। इतने रिसर्च वर्क करने के बाद ये टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, इतनी बड़ी टीम काम कर रही है आपके लिए, और नॉमिनल सी कॉस्ट पे इसे रन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तब तो इनरोलमेंट नहीं करना। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉफिटेबल है तो अभी इनरोलमेंट करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।